Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School. आज हम क्लास +2 का टॉपिक करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से, जो कि यूनिट सेकंड है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, सो ये एक करंट के साथ रिलेटेड टॉपिक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये एक मटेरियल की कहते प्रॉपर्टी होती है टू obstruct the flow of इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट का इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो होता है उसे आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, जैसे ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से क्या जा रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस करंट को उसने स्टॉप करना है तो उसके रास्ते में हम क्या लगा देते हैं? कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? करंट जो है वो फ्लो होने से रुक जाता है, उसमें से करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। क्लियर है? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है? जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की, और वहाँ से हम वैल्यू ले लेते थे R/V, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ओम्स लॉ से। यहाँ पर R क्या था? रेजिस्टेंस। क्या वैल्यू आ जाती है? I/V। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते थे? रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, और हम कैसे लिख सकते थे? अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और V इक्वल्स टू आर आई, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? V/I। तो बेसिकली जो हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर डिवाइडेड बाय करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर आप बात करो यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या होंगे रेजिस्टेंस के? यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट क्या हो गया रेजिस्टेंस के? पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई में वोल्ट। करंट के क्या होते हैं? एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम कंबाइन करके क्या लिख देते हैं? ओम। इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो क्लियर है व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कहते हैं एक तरह की इस प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो करंट को उस मटेरियल में से फ्लो होने से रोकती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ताकि करंट उसमें से फ्लो ना कर सके। उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला है V/I, और इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट पर एम्पियर, या फिर हम इसको कॉम्बिनेशन को क्या लिख देते हैं? उसको कंबाइन करके ओम्स। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक्चुअल में एग्जिस्ट क्यों होता है, ये एक्शन में कब आता है? ठीक है, इसका कारण क्या है रेजिस्टेंस का? तो सपोज करो एक कंडक्टर में से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, डैट मीन्स अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है किस तरफ होगी?
ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। हमेशा याद रखना, जिस तरफ करंट फ्लो करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं सपोज करो इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो अब यहाँ पर रास्ते में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो रास्ते में उनके क्या आ जाते हैं, इन एटम्स को क्या बोल देते हैं, कर्नल्स, या फिर कह सकते हो आप हर्डल्स भी बोल सकते हो। तो रास्ते में काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की उनके साथ कोलिजन होती है, और कोलिजन होने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यही कोलिजन्स, जो कोलिजन्स होती हैं हर्डल्स के साथ, कर्नल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की, यही मेन रीज़न बनते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। सो मेन रीज़न क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, कोलिजन्स विद कर्नल्स, collisions of electrons with kernels or hurdles in the path between the movement of the electrons in conductor। ठीक है, सो यही जो कोलिजन्स हैं यही मेन कारण है जो हर्डल्स आते हैं रास्ते में, उनके साथ कोलिजन्स जब हो जाती हैं, और यही कोलिजन्स कारण है मेन हमारे रेजिस्टेंस को पैदा करने का। ठीक है, रुकावट पैदा करने का। ओके, तो अब हमें पता है, हमने लास्ट टाइम जो है लेक्चर्स में वैल्यू निकाली थी, रिलेशन किया था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। वहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी करंट आई की, किसके इक्वल था, वी डी ई इंटू एन इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर वी डी क्या थी हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या था हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर्स, ठीक है, और एल क्या है हमारा यहाँ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एम था हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टो हमारा होता था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें निकाली थी, वो थी ई इंटू वी डिवाइडेड बाई एम इंटू एल इंटू टाउ। ठीक है, ऐसे ये सपोज करो हमारा कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वी, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल। ठीक है, और इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, सपोज करो यहाँ पर है कुछ हर्डल, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आया तो इस हर्डल से टकराया, फिर वो उसने क्या किया, फिर वहाँ से मूव करके नीचे को आया, वहाँ पर फिर एक हर्डल था उसके साथ टकराया। तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइमिंग होती थी उसको हम रिप्रेजेंट करते थे टॉ से, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे हमारे, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो होते थे, रिप्रेजेंट करते थे हम स्मॉल एन से। ठीक है, और कैपिटल ए होता था हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ तक हमें पता चल गया, हमने रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आई की वैल्यू निकाली थी करंट की, वहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाली थी वी डी, और वहाँ पर इनके जो एक एक टर्म है क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो भी हमने टर्म वाइज सबको एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो वैल्यू क्या आ गई, आई इक्वल टू वी डी ई एन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करंट आई इक्वल्स टू वी डी की वैल्यू क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, अभी आपने निकाली थी
EV ओवर ML इंटू टाउ। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिल कर देंगे, तो हमारी VD की वैल्यू फिल कर देंगे, आ जाएगा E इंटू V डिवाइडेड बाई M इंटू L टाउ ENA। ठीक है, तो हेयर करंट I इक्वल्स टू N, अब E 2 बार है तो N E का स्क्वायर हो जाएगा, टाउ इंटू N, चलो हमने लिख लिया है, साथ में आ जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, और साथ में आ जाएगा पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय M इंटू L। अब हम क्या करेंगे, V जो है इस साइड ही रहने देंगे, I को इधर ले आएंगे और ये सारी टर्म उठाकर हम इस साइड ले जाएंगे। जब इस साइड लेकर जाएंगे ML ऊपर आ जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी और I जो है इसके नीचे आ जाएगा। कैसे टर्म बनेगी, जैसे V के नीचे हम क्या लेकर गए I इक्वल्स टू इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे और इस टर्म को नीचे ले जाएंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी V/I इक्वल्स टू ML ओवर NE स्क्वायर टो इंटू ए। और V/I हमारे पास क्या था, हमने अभी किया था ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR और I की वैल्यू निकाल, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी V/I। सो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी V/I किसकी वैल्यू थी, रेजिस्टेंस की, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, M इंटू L ओवर NE स्क्वायर टो इंटू ए। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगेन अगर आपने कवर करना हो, यहाँ पर M क्या है, हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है यहाँ पर हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, N है हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप, E बोल सकते हो आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टॉ है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टॉ इज आवर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कैपिटल A होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले में देखो, कहते जो L/A है, लेंथ और जो एरिया है वो क्या है, L/A है हमारा वेरिएबल, और बाकी सारी की सारी टर्म जो है ये वाली टर्म M/NE स्क्वायर टो, ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स इस वजह से हैं क्योंकि कंडक्टर की लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ जो है चेंज हो सकती हैं। सो इस वजह से L/A हमारा क्या है, वेरिएबल, बाकी सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, M/NE स्क्वायर टाउ जो है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, रो से। ये होता है सिंबल रो का, रो से रिप्रेजेंट कर देंगे, वेयर रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो देयरफॉर R किसके इक्वल आ जाएगा, इस जगह वैल्यू क्या फिल कर दी हमने, रो इंटू L/A। सो दिस इज द डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये हमारा डिराइव्ड फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, जिसमें जो रो है वो किसकी जगह हमने फिल की है, रो की वैल्यू क्या है, M/NE स्क्वायर टाउ। ठीक है,
अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मटेरियल किस टाइप का है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करती है। और इट डज नॉट डिपेंड, और ये डिपेंड किस पर नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करेगी, लेंथ एंड एरिया। ठीक है, ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। यूनिट्स भी हम निकाल सकते हैं। रो के यानी रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे, रेजिस्टेंस के तो हमने निकाले ओम, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे देखो। तो रेजिस्टिविटी जो है यहाँ से रो की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए ओवर एल, यानी रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम, एरिया के होते हैं मीटर्स के और लेंथ के मीटर। सो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल से हमें जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं, ए वायर ऑफ लेंथ L has resistance R, this wire is stretched to twice its original length, twice of its original length. Find new resistance क्या कह रहे हैं कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस दिया है R। जब उस वायर को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो वो उसकी लेंथ पहले से डबल हो गई ओरिजिनल लेंथ से, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना, वो हमने फाइंड करना है। तो सपोज करो पहले वायर इतनी थी, सपोज करो ये वायर है हमारी, इसकी लेंथ L है और रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो, ठीक है, और किसकी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस R है, तो R रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, फार्मूला रो इंटू L ओवर ए। फिर जब उसे स्ट्रेच कर दिया, जब इस मोटी वायर को स्ट्रेच करोगे तो वो थोड़ी पतली भी हो जाएगी और थोड़ी लंबी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ इसको, दिस। तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया माना था A, इसका मान लेते हैं A', ठीक है, और इसकी लेंथ क्या हो गई है अब डबल, ट्वाइस ऑफ 2L, तो इसका हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं R', तो क्या आ जाएगी वैल्यू, रो इंटू लेंथ कितनी है 2L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया हमने A'। सो देयरफॉर अब कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल, VI इक्वल्स टू VN। सो क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, एरिया इंटू लेंथ। सो इधर भी फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है फाइनल का, A', लेंथ कितनी है 2L, ठीक है। इनिशियल का एरिया सिंपल A था, लेंथ सिंपल L थी। तो यहाँ से A' की वैल्यू निकालो, तो क्या आ जाएगी, A' इक्वल्स टू A इंटू L डिवाइडेड बाय 2L। L से L कैंसिल हो गया, यानी जो एरिया था
वो कितना हो जाएगा a/2, a डैश की वैल्यू आ जाएगी a/2। सो देयरफॉर नया रेजिस्टेंस निकालना है। नया रेजिस्टेंस क्या था, r डैश रो इंटू 2l ओवर a डैश। अब रो इंटू 2l, अब a डैश की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो फिल कर दो a/2, ठीक है। और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा 4 इंटू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। और अब ये टर्म जो है ये किसके इक्वल है, रो एल ओवर ए आर के बराबर है। तो यानी आर डैश इक्वल्स टू 4 इंटू ये टर्म किसके बराबर है, आर के, 4r। तो नया रेजिस्टेंस कितना आंसर आया हमारा कि जो नया रेजिस्टेंस हुआ वो पहले वाले रेजिस्टेंस से 4 गुना बढ़ गया। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो शेप साइज पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं करती। जब रेजिस्टिविटी कहते हैं जो डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, वो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जब हमने उस वायर को स्ट्रेच किया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा एज कंपैरिजन टू जितना उसका पहले रेजिस्टेंस था। क्लियर है। सो लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क एज असाइनमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपने इसको डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर आपने वीडियो अच्छी से देखी है तो आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हो। थर्ड है मेन रीज़न क्या होता है कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो रीजंस मैंने बताई वही उसमें से ही रीज़न आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है आपने रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट्स को डिराइव करना है। और लास्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो साथ। सो मेन क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है और उसके क्या यूनिट्स है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।